हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुड विलास क्लासेस। तो आपका स्वागत है आपके इकोनॉमिक्स क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th एमसीक्यूज। जी हाँ, एग्जाम करीब आने वाले हैं और बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप एमसीक्यूज पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आपने सब्जेक्टिव पे या चैप्टर्स पे ध्यान दिया है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं टोटल 50 एमसीक्यूज। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी चैप्टर्स वगैरह बहुत सारा पढ़ लिया है, वीडियोस डाल दिए मैंने, आप उसको देख लीजिएगा। तो जो एमसीक्यूज है आपके, वो आपके पूरे चैप्टर से होंगे। तो देखते हैं कि वेस्टी अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं आपके लिए, तो उसकी शुरुआत करेंगे हम। और आप मेरे आंसर बताने से पहले आप बिल्कुल अपना आंसर वगैरह लॉक करके रख लीजिए, कमेंट में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए जल्दी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 1 से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो पहला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है। आई होप सबको स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही होगी। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस भी हैं, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दूंगी एंड देन ऑप्शंस देख करके इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करती है। सवाल है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे छोटे यूनिट्स को बोलते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर कंज्यूमर या उपभोक्ता या एक फर्म के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहले का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, सॉरी फॉर दैट। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है कि वेस्टी अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि वेस्टी अर्थशास्त्र का और क्या दूसरा नाम है। ठीक है, आपको ये बताना। आपके पास 4 ऑप्शन है, समष्टि अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र वेस्टी अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य विषय कौन सा है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सा मेन एरिया है जिसपे हम फोकस करते हैं। तो इसमें आपका जो है महंगाई है, ऑप्शन में भी रोजगार, मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसमें क्या करते हैं हम मूल्य निर्धारण, जिसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, नंबर 4 है मांग का नियम किससे संबंधित है। आय से, मूल्य एवं मांग से, उत्पादन से या लागत से। तो मांग का जो नियम है वो आपके मूल्य और मांग से करता है डिपेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इकोनॉमी शब्द किस भाषा से निकला है। मतलब कहने का है कि जो इकोनॉमी है, यहाँ पे इकोनॉमी जो वर्ड है वो किस से निकला है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है आपका इकोनॉमी वर्ड। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। माइक्रो शब्द का अर्थ होता है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो शब्द का क्या मतलब होता है। बड़ा होता है, छोटा होता है, या फिर आपका मध्यम, विशाल, क्या होता है। तो आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे जो है माइक्रो शब्द का अर्थ होता है छोटा, सूक्ष्म। जो नेक्स्ट सवाल है वो आपका है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान किसने कहा है। अर्थशास्त्र को विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ साइंस किसने कहा है ये। तो ऑप्शंस आपके हैं मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, केन्स। किसने कहा है बच्चों, बताइए। तो इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ लाइक साइंस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ये कहा है आपके मार्शल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ है, अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। वस्तुओं का विनाश, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, कृषि उत्पादन, व्यापार, क्या होगा अर्थशास्त्र का सबसे अच्छा मीनिंग। यहाँ पे क्या होगा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना आपका अर्थशास्त्र का अर्थ होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं जरा। सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किसका विषय है। सीमित साधनों का सर्वोत्तम
उपयोग किसका विषय है, मतलब कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसका सबसे अच्छा उपयोग जो है वो कैसे करेंगे। आपके ऑप्शन है भौगोलिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास। तो किस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं किस शास्त्रों का सबसे अच्छा उपयोग। यहाँ बच्चों बिल्कुल अर्थशास्त्र जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस बाजार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस बाजार यानी कि कौन से बाजार की का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है संपूर्ण बाजार, विशिष्ट बाजार, राष्ट्रीय बाजार या देसी बाजार। क्या होगा आंसर बच्चों, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हम जो अध्ययन करते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा विशिष्ट बाजार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। वैल्यू का अर्थ क्या है। वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू किस चीज वैल्यू है तो क्यों है, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, क्योंकि उसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उपयोगिता है, संतुष्टि है, वस्तु का महत्व और उत्पादन। तो इसमें क्या है वैल्यू का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वस्तु का महत्व की वस्तु को हम यूज कर रहे हैं तो उसका क्या महत्व है हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मांग को प्रभावित कौन सी चीजें करती हैं। ठीक है, मतलब कि हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो क्या है जिससे उसका डिमांड कम या ज्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल सही किसी भी वस्तु की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है किस पे, उसके उत्पादन पे, मूल्य पे, रोजगार पे या सरकारी नीति पे। वस्तु की जो डिमांड है बच्चों वो उसके मूल्य पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। स्कार्सिटी शब्द का अर्थ है, स्कार्सिटी यानी कि कमी होती है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्कार्सिटी का यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होगा वो देख लेते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है अधिकता, बहुत ज्यादा है, या अभाव है किसी चीज का, हाँ हो ये हो सकता है, या सामान्य चीजें हैं ये भी हो सकता है, संतुलन है। क्या होगा इसका आंसर बताइए तो यहाँ पे स्कार्सिटी शब्द का अर्थ है अभाव, कमी होना, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है, हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो है क्या होना चाहिए, क्या है, नैतिक मूल्य है या नीतियां हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से क्या होता है, क्या मतलब है इसका। बताइए, तो इसका मतलब होता है कि क्या है, व्हाट इट इज, एग्जैक्टली में क्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नॉर्मेटिव में हम जाते हैं, अगर नॉर्मेटिव का पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बट एग्जैक्टली में जो चीज है फैक्ट है तो वो आपका है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या है, व्हाट इट शुड बी। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट सवाल भी आपका वही आ गया जो मैंने भी बताया था आपको कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है। अभी मैंने आपको बताया है, आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, क्या होगा। वास्तविक स्थिति बताती है, या क्या होना चाहिए, या तथ्य के बारे में बताती है, या फिर आंकड़ों के बारे में बताती है, बताइए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता था, हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्या होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक में कोई दिक्कत, इन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्हें ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उन्हें जो आंसर्स है बहुत जल्दी ही पता चल जा रही होगी ठीक है, आते हैं 16 नंबर सवाल पे, जिसमें है कि
उपयोगिता किससे संबंधित है? उपयोगिता का यहाँ पे मतलब होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी किससे संबंधित है? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है उत्पादन से, संतुष्टि से, लागत से या बाजार से। बताइए जरा कि उपयोगिता जो है वो किससे संबंधित है? उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी चीज मतलब यूटिलिटी किसकी, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस चीज को यूज कर क्या मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसीलिए किसी वस्तु की, अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो मेरे लिए खाना क्या उपयोगिता है, अगर मैं खाना खाऊंगी तो पेट भर जाएगा एंड आई विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है। तो क्या है आपका उपयोगिता, क्या है, संतुष्टि है। me 70 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा है? किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बच्चों, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा है? जो भी इकोनॉमिक्स है उसके नाम यहाँ दिए गए हैं, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, मार्शल, केन्स। तो आप मुझे बताओ कि इसने ये आपको किसने कहा है, ये बताइए। ये कहा गया है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ ने। अच्छा, एडम स्मिथ के बारे में आपको पता है कि कौन है ये? तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरी राइटिंग बहुत खराब जा रही है शायद। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र के पिता भी एडम स्मिथ ही हैं, आप इस बात को याद रखिए बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप वीवीआई में डाल लो, ये तो जरूर एग्जाम में आएगा। वीवीआई में डालो इसको आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? अवसर लागत, हिंदी में बोलते हैं इसको अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको पढ़ते हैं? चैप्टर मार्जिनल यूटिलिटी जिसने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वगैरह, उसमें ये क्वेश्चन, इसमें ही उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं, लाभ, त्यागी गई सर्वोत्तम वैकल्पिक लागत, उत्पादन या फिर उपयोगिता। बताइए क्या है इसका आंसर? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी जिसको हमने त्याग दिया है, सर्वोत्तम वैकल्पिक लागत। ठीक है, मतलब कि सबसे अच्छा जो ऑप्शन था जिसको हमने त्याग कर दिया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मार्केट का अर्थ अर्थशास्त्र में क्या है? अच्छा, मतलब कि अर्थशास्त्र में मार्केट को हम कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, वो बताइए। बहुत ही इजी सवाल, अच्छा सवाल है ये। दुकान कहते हैं, या कोई प्लेस है, जगह है, या फिर खरीद व बिक्री की व्यवस्था करने की कोई प्रक्रिया है, या फिर भवन है? क्या है मार्केट? बताइए, मार्केट तो सब जाते हैं, बताइए क्या है? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, खरीद व बिक्री करने की व्यवस्था। मतलब कि प्लेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स का परचेज या सेल करते हैं, खरीद सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, पैसे देकर हम सामान लेते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे आप इजिली चीजों को खरीद बेच सकते हैं उसको बोलते हैं मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? सीधा संबंध, ऊर्ध्वगामी, विपरीत संबंध, स्थिर। अच्छा, मांग का नियम जैसे बता रहा है कि आपको लॉ ऑफ डिमांड है, तो उसका क्या कनेक्शन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसा संबंध होता है मांग के नियम में? सीधा, बताइए, ऊर्ध्वगामी, विपरीत संबंध, स्थिर। स्थिर संबंध हो नहीं सकता, सीधा भी नहीं होगा, ऊर्ध्वगामी भी नहीं होगा। बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, विपरीत, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना आपने, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, ऐसा ग्राफ बनाते हैं ना मांग वाला, ये, हाँ ये याद तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ भी। ठीक है, किसी चीज की अगर उसका अगर दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है किसी चीज की, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी चीज की डिमांड
मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब किसी चीज़ का अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाए, क्योंकि हाँ एज अ कंज्यूमर हम सोचते हैं कि हम महंगी चीज़ों को लेकर ज़्यादा पैसा ना खर्च करें, कम दाम पे ज़्यादा सामान ले लें। ठीक है, तो वही आपका क्या है, मांग का नियम बताता है, लॉ मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन, विपरीत संबंध। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, कंज्यूमर का अर्थ है। कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? जैसे मैं और आप कंज्यूमर है, बहुत ही इजी है, ये तो कोई बता देगा, बच्चा ही बता देगा। कंज्यूमर का मतलब क्या? उत्पादक होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। विक्रेता, ये भी गलत सवाल है, ये भी गलत है। उपभोक्ता, ये तो सही लग रहा है। व्यापारी तो ट्रेडर हो जाएगा, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो सही है। कंज्यूमर का अर्थ होता है उपभोक्ता, जो वस्तु कंज्यूम कर रहा है चीजों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। प्रोडक्शन का अर्थ है, प्रोडक्शन का अर्थ, ये बहुत इजी सवाल है बिल्कुल, कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है, प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो है, वो वस्तुओं को क्या कर रहा है, बना रहा है ना। ये तो बहुत है, वस्तु बेचना क्या फालतू है, कुछ नहीं है। वस्तु खरीदना ये भी नहीं है, वस्तु बाजार में बाजार जाना ये भी नहीं है। तो क्या होगा, वस्तु बनाना आपका सही ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, वस्तु बनाना। आते में कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चंस तो बहुत सीधे सीधे और अच्छे अच्छे को सवाल पूछे गए हैं, और एग्जाम में आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि इजी सवाल है तो नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, वैसा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इजी क्वेश्चंस को ही गलत ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है, और हमें पता होता है, बाद में लगता है कि ये बाबा क्या कर दिया। तो वो सब मत करना, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है कि इच्छा और मांग में क्या अंतर है। ठीक है, इच्छा मतलब कि आपकी डिजायर होती है, ठीक है, जो चीज मेरे पास एक कार होता या मेरे पास ये गाड़ी होती, इतना महंगा बंगला होता। और मांग में क्या अंतर है? मांग बोले तो यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं, दोनों समान है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, भुगतान करने की क्षमता मांग बनाती है। ठीक है, लिखा हुआ इच्छा अधिक है या फिर मांग कम है, बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। देखो डिजायर्स मेरे बहुत है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, बंगला हो, 4 गाड़ी हो, 20 नौकर हो, मेरी इच्छा है, ठीक है। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या है, पैसा नहीं है। तो मांग और मांग क्या हो गया, जिसको हम पेमेंट कर सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, जिसको खरीदने या पूरा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे आपका भुगतान करने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मांग बनाती है। वही मतलब डिमांड, अरे मतलब किसी चीज को अगर मैं खरीदने जा रही हूँ, उसका मतलब मेरे पास प्रॉपर पैसा है, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भुगतान करने की क्षमता मांग बनाती है। तो इच्छा और मांग में वही है, इच्छा आपकी अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन अपनी जितनी हैसियत है उतना ही खरीद सकते हैं। चलिए 24 नंबर में आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है या होता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से किस चीज के बारे में करते हैं? चलो इसका आंसर आप तुरंत बताइए, मैंने बता दिया अभी आपको पहले। मूल्य निर्धारण करते हैं या फिर राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, 4 ऑप्शन है। मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी या फिर आर्थिक विकास, इसके बारे में करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका मूल्य निर्धारण करता है, पता नहीं मुझे, राष्ट्रीय आय के बारे में करता है, बेरोजगारी मुझे पता नहीं है। तो जो आपका बच्चों यहाँ पे आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल्य निर्धारण करता है, ठीक है। प्राइस डिटरमाइन करता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फर्म का अर्थ क्या होता है? फर्म, चलिए बताइए, फर्म का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता होता है क्या इसका मतलब? उत्पादन की इकाई है, बाजार है, या लागत है, क्या है? फर्म क्या है? इतना बार आपने तो इकोनॉमिक्स में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। फर्म का यहाँ पे मतलब उपभोक्ता तो बिल्कुल नहीं होता है, उत्पादन की इकाई हो सकता है, बाजार तो बिल्कुल नहीं है, लागत भी बिल्कुल नहीं है। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है कि उत्पादन की इकाई है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन का एक यूनिट है जहाँ पे चीजें बनती हैं, उसको बोलते हैं फर्म। संसाधन कैसे होते हैं, ठीक है। संसाधन का मतलब यहाँ पे आपसे रिसोर्सेज,
तो रिसोर्सेज कैसे होते हैं? तो ऑप्शंस आपके पास हैं। असीमित होते हैं, सीमित होते हैं, अस्थाई होते हैं, अनंत होते हैं। असीमित का मतलब अनलिमिटेड होते हैं, सीमित का मतलब है कि लिमिटेड होते हैं, अस्थाई फिक्स है, या अनंत और बाप रे अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं। तो असीमित तो नहीं ही है, सीमित कह सकते हैं, अस्थाई नहीं, अनंत भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। सीमित होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता का मापन किससे होता है? अच्छा, किसी चीज की क्या वैल्यू है उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? ठीक है, ये सवाल है आपका। तो उपयोगिता की जो वैल्यू है किसी चीज का कैसे मतलब कि मुझे जरूरत है उसकी, चीज मेरे लिए सही है तो रुपये दे करके पैसे देते हैं, चलो ठीक है वो तो है, बट मेरे से सेटिस्फैक्शन, पैसा दिया तो मैं तो दुखी हो गई कि मुझे पैसे चले गए, सामान मिल गया है। तो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो समझ आएगी जब हम उसको कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतोष मिलेगा। ठीक है, वस्तु नहीं है, लागत, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, उपयोगिता का मतलब है कि सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस किसने कहा? ओके, हु सेड दिस दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। अर्थशास्त्र जो है वो चुनने का विषय है। किसने कहा ये? बताइए, एडम स्मिथ ने कहा है, रॉबिन्स ने कहा है, मार्शल ने कहा या केन्स ने कहा है? ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वीवीआई कर लो। ऐसे तो सारे सवाल ही अच्छे हैं बट कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैंने बता दिया आपको। तो किसने कहा है? एडम स्मिथ ने तो कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो वो तो होंगे नहीं। रॉबिन्स ने कहा है, पता नहीं मार्शल ने कहा कि केन्स ने कहा, बताइए। तो ये जो कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है, सॉरी, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ चॉइस है, ये कहा गया है रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, रॉबिन्स ने कहा है। ठीक है, याद रख लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। चलिए 29 क्वेश्चन है, गुड्स का अर्थ क्या होता है? गुड्स का मतलब यहाँ पे सामान है, सामान बोले तो वस्तु वही होंगी, तो बहुत इजी है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तुम लोग एक बार थोड़ा देख लिया करो खुद से भी। ठीक है, गुड्स का अर्थ होता है वस्तुएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिकता का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, लागत से, उपयोगिता कम होना, उत्पादन करना या फिर बाजार। अधिकता का नियम किससे है बताइए जरा, ऑप्शंस दिए गए आपको। अधिकता का मतलब होता है कि जिसमें क्या, और लागत बिल्कुल नहीं, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, उत्पादन से भी कोई मतलब नहीं है, बाजार से भी कोई मतलब नहीं, इसमें होता है उपयोगिता का कम हो जाना। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है तो शायद हम उसे उतना पसंद नहीं करें अब यूज़ करना, तो यहाँ पे अधिकता का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? कि बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या हम सबके जीवन में रहती है, ये सवाल बिल्कुल हमारे लिए ही है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं कि आर्थिक समस्या कैसे हो रही है, मतलब पैसों से रिलेटेड समस्या कैसे हो रही है। संसाधन सीमित होने से, जनसंख्या से, शिक्षा से या फिर परिवहन से। क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है बिल्कुल अर्थ यानी कि पैसों, मनी वैल्यू को वैल्यू करता है, उन सब जरूरी चीज़ों को। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख कर समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जो आर्थिक समस्या है वो किससे जरूरी या किससे रिलेटेड होगी। तो जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए आप सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है संसाधन सीमित होने से, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है आपके, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि साधन सीमित है तभी आर्थिक समस्या। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आय का अध्ययन क्या बतलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आय का अध्ययन से हमें क्या समझ आता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यक्तिगत, राज्य या
देश। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, बताइए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत यूनिट के बारे में, व्यक्तिगत इकाई के बारे में, फर्म के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आपको 4 क्लास से ही बता रही हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या अर्थ होता है? अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो इसको आप कर लो कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है? कुल संतोष, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष, अधिक उत्पादन करना, या मूल्य, प्राइस। बताइए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष। अगर मुझे भूख लगी थी, मैंने 2 रोटी खा ली, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हुई, मैंने एक और रोटी खाई, तो एक रोटी जो मैंने और एक्स्ट्रा ली है वो आपका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी में जाएगा, अतिरिक्त इकाई से। तो मेरी भूख अब क्या हो गई? कम हो गई। और मैंने 2 रोटी पहले खाई, एक लिया, फिर एक और ले लिया, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? अब 0 हो गई, क्योंकि मुझे भूख मेरी खत्म हो चुकी। ठीक है, चलिए वेल्थ का अर्थ क्या है? बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल। ये तो इसका जवाब तो 1 सेकंड में आना चाहिए कि वेल्थ का अर्थ क्या होता है। बेचने की क्षमता, बिल्कुल नहीं। उपयोगिता, नहीं। मूल्य, नहीं। धन संपत्ति, बिल्कुल सही, क्योंकि वेल्थ का मतलब होता है वेल्दी इंसान, धन संपत्ति से भरा हुआ आदमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? वांट्स की विशेषता बतलाइए। वांट्स का मतलब होता है चाहना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास मेरी जो डिजायर है, चाहत है, वो क्या है? बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो वांट्स कैसी होती है? हमेशा पूरी होती है? बिल्कुल नहीं। सबकी हो गई तो फिर सारा इंसान एकदम मोक्ष प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं। हमेशा पूरी होती है? नहीं। नहीं बदलती है? माय गुडनेस, बदलती रहती है। असीमित होती है? असीमित होती है? आप बता दीजिए। वांट्स कैसी होती है? जो वांट्स है, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं हैं, वो कैसी होती है बच्चों? असीमित होती हैं। ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित है? चलो इसका जवाब भी आप तुरंत दे दो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, अभी मैंने 4 बार पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा होता है, किसके बारे में अध्ययन करता है, सामूहिक, व्यक्तिगत, क्या है, ये है, वो है, क्या है, नहीं है, बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा है बच्चों? सामूहिक है? नहीं। सामाजिक है? बिल्कुल भी नहीं। सरकारी है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, व्यक्तिगत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा है? व्यक्तिगत है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्न में कौन सेवा है? सेवा का मतलब यहाँ से आपके किससे है? सर्विस सेक्टर से है। तो इसमें कौन सा काम है जो सर्विस दे रहा है? ठीक है, आप खुद बताइए, बहुत इजी। कुर्सी? नहीं। कुर्सी से अगर कुछ हम उसका यूज कर रहे हैं, सो गए हैं, तब वो सेवा कर सकते हैं। मोबाइल? भी नहीं। किताब तो खुद पढ़ रहे हैं भाई, सेवा कर क्या करेंगे उसमें? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज जो होती हैं वो सेवा में आती है, सर्विस में आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। मांग वक्र कैसा होता है? मांग वक्र बोले तो क्या बोलते हैं इसको? अरे मेरा पेन कहाँ गया? मांग वक्र का मतलब होता है कि डिमांड कर्व कैसा होता है, ऊपर की ओर जाता हुआ, ऐसा टाइप का कुछ। लग तो नहीं रहा, गलत ही लग रहा है। नीचे की ओर ढलान, पता नहीं मुझे, क्षैतिज, सीधा, ये सब तो नहीं लग रहा है। कैसा होता है मांग, बताइए। डिमांड कर्व कैसा होता है? स्लोप, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। अभी मैंने ऊपर बताया है कि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप रखता है प्राइस और उसके डिमांड के साथ। हाई द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब ये चैप्टर में पढ़ाऊंगी ग्राफ अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। उपयोगिता का नियम किसने दिया है? उपयोगिता का नियम किसके द्वारा दिया गया है? ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाला सवाल भी जो 38 था वो भी इंपॉर्टेंट ही था बच्चों। ठीक है, लेकिन उसको हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो आपको याद हो चुका है। उपयोगिता का नियम किसने दिया है? मार्शल ने, केन्स ने, एडम स्मिथ ने, या फिर रॉबिन्स ने? बताइए जल्दी से,
किसने दिया है? तो उपयोगिता का नियम दिया गया है मार्शल के द्वारा। बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता है, याद कर लीजिए। मार्शल ने दिया उपयोगिता का नियम, यूटिलिटी का नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस स्तर पर निर्णय लेता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है बच्चे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस स्तर पर निर्णय लेगा? राष्ट्रीय पे लेगा। माइक्रो है तो राष्ट्रीय पे तो नहीं जाएगा, सॉरी। प्रादेशिक, ये भी नहीं लग रहा है। वैश्विक, बाप रे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, पर्सनल। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा अर्थशास्त्र है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। चॉइस क्यों आवश्यक है, यानी कि चुनना क्यों जरूरी है? बहुत ही जरूरी, अच्छा सवाल है ये। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम चीज़ों को क्यों चुनते हैं, मतलब हमें चॉइस क्यों, हमें ऑप्शन क्यों चाहिए होती है। क्या हमारे पास प्रतिस्पर्धा कम है? प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन कम है? लग तो नहीं रहा है। सभी जरूरतें पूरी होती है? बिल्कुल पूरी नहीं होती है। वस्तुएं बहुत हैं? बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 41 का ए सही आंसर है, क्योंकि साधन सीमित है। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो हमें उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चुनना होता है, ताकि वो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके, हमें सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। प्राइस मैकेनिज्म किस अर्थशास्त्र का हिस्सा है? अच्छा ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म, मूल्य निर्धारण जो है, ऐसा ही कहते हैं हिंदी में उसको, किस अर्थशास्त्र का वो हिस्सा है? मैक्रो, छोटा, माइक्रो, सॉरी मैक्रो यानी कि बड़ा वाला समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो यानी कि छोटा अर्थशास्त्र, या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार? जल्दी बताइए, दोनों लास्ट का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट सेकंड में चूज करके बताइए क्या होगा। तो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो माइक्रो का हिस्सा है, क्योंकि इसमें हम मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं खुद से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राइस हम खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो जो है इकोनॉमिक्स में, बड़ी अर्थव्यवस्था में प्राइस जो है वो बाजार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस यानी कि सेवा का क्या मतलब होता है? भौतिक वस्तु, अभौतिक सुविधा, पूंजी या उत्पादन? क्या होता है? सर्विस किसे कहते हैं बच्चों? अच्छा यहाँ पे आप समझ लो कि भौतिक का मतलब जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे ठीक है डॉक्टर ये जो सेवा कर रहे हैं वो सब आपको दिखाई दे रही है, फिजिकल चीजें। अभौतिक का मतलब होता है जो दिख नहीं रही है। ठीक है, जैसे कि मेरा सर बहुत दुख रहा था, किसी ने मेरा सर दबा दिया, स्पा करवा लिया मैंने, तो कहीं ना कहीं वो सेवा मुझे मिली, तो क्या हो रही है? अभौतिक सुविधा हो रही है। ठीक है, मतलब कि पूंजी उत्पादन जैसे कुछ नहीं, फालतू है। ठीक है, तो सर्विस का मतलब होता है अभौतिक सुविधाएं, फिजिकल नहीं होती, जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन, यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? यूटिलिटी कैसी होती है बताइए? नकारात्मक नेगेटिव, सकारात्मक पॉजिटिव कहते हैं, स्थिर है, स्टेबल है, या फिर समान यानी कि इक्वल है, बैलेंस है? कैसी होती है यूटिलिटी? मोस्ट ऑफ द केस में यूटिलिटी जो होती है बच्चों वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं, उन्हीं वस्तुओं का यूज करते हैं जिससे हमें संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, तो यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? सकारात्मक ही होती है। नेगेटिव यूटिलिटी वाली चीजें हम क्यों लेंगे, क्यों पैसे वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? कानून मांग का संबंध क्या है? कानून मांग, ये आपको लग रहा होगा कि नया क्वेश्चन है क्या? कानून मांग का संबंध क्या है? नया सवाल तो नहीं है, बस थोड़ा सा बदल दिया इसको। ठीक है, कानून मांग का संबंध होता है मांग और मूल्य से, यानी कि डिमांड और प्राइस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का ही जैसा है, कंफ्यूज मत होना। मांग और आय से कोई लेना देना नहीं है, मांग उत्पादन से कुछ नहीं, मांग और लाभ से कुछ नहीं, फालतू है। ठीक है, तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है, मांग और मूल्य से संबंध होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, कानून मांग यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत किया करो भाई। लॉ ऑफ डिमांड किससे? प्राइस और डिमांड से। ठीक है, चलिए
46 नंबर है, यदि वस्तु का मूल्य बढ़े तो मांग, मैंने आपको बताया है कि किसी का बस प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो अपने आप ही क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड से क्वेश्चन है ये, घटेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे जाइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्लीज मार्क इट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं, केन्स को कहते हैं, रॉबिन्स को, सॉरी मार्शल को, एडम स्मिथ को, किसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो है उसको कहते हैं मार्शल को, अल्फ्रेड मार्शल इनका पूरा नाम था, उनको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी कब शून्य होती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्जिनल यूटिलिटी कब जीरो हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आय बढ़े कोई मतलब नहीं है, जब मूल्य बढ़े तब भी कोई, जब संतोष ना मिले, हाँ जब संतोष बढ़े ये भी नहीं है, तब तो घटती रहेगी। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी शून्य तब होगी जब संतोष ना मिले, मतलब यहाँ पे कहने का है कि मार्जिनल यूटिलिटी शून्य कब होगी, जब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। अब हमें एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करेंगे भी तो मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, वो मार्जिनल यूटिलिटी अब शून्य हो गई, उसके बाद एक्स्ट्रा यूनिट खाने या पहनने से कुछ फायदा नहीं होना है। ठीक है, चलिए स्कार्सिटी का मूल्य कारण क्या है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, कमी होना, कमी का मूल्य कारण क्या है? सरकार, सरकार बिल्कुल नहीं है, वो तो आपकी पूर्ति करने में लगी हुई है, सरकार तो नहीं होगी बेचारी। अरे पेन मेरा, मेरा पेन कहाँ गया? चलिए, हाँ सरकार नहीं है, लागत से कोई मतलब नहीं है, मूल्य का भी कुछ नहीं है, स्कार्सिटी है, कमी है, क्योंकि आवश्यकताएं हमारी, जो हमारे वांट्स है, हमारी जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा ही है, इसीलिए क्या है, स्कार्सिटी एक कमी है, क्योंकि हर आदमी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो आइए इसके आज के एमसीक्यूज का आज लास्ट क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। आर्थिक समस्या 3 प्रश्नों से जुड़ी है, इसका आंसर आप मुझे खुद बताइए कि क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करें, क्यों उत्पादन करें, कब उत्पादन करें, कहाँ बेचें, क्या है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बताइए, कहाँ बेचें, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कहीं बेच देंगे, कब उत्पादन करना है ये तो डिमांड पे डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा प्रॉपर, क्यों उत्पादन करें, कोई सवाल नहीं है भाई। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये आपका क्या है, आर्थिक समस्या है। ठीक है, तो बच्चों हमने आज जो 50 MCQs करे हैं, मुझे वैसा तो नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ ही सवाल वैसे थे जो थोड़े नए लगे होंगे आपको, वरना बाकी जो सारे सवाल थे वो बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप एक बार फिर से इस PDF को जाकर के देखें, स्क्रॉल करें इसको, और जो भी आप इस पर आप जो ऑप्शंस हैं वो खुद से चेक करके आप देखें कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर खुद से दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगी और आपको फिर से किसी चैप्टर का MCQs करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अच्छे से रहें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ